कल्चर की जो डेफिनेशन है उस बेस के ऊपर कल्चर को कैटेगराइज किया गया। तो यहां पर बताता है कल्चर क्या है कि कल्चर इज ए वे ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड बिलीविंग, सोचने का, महसूस करने का, विश्वास करने का एक तरीका है। सेकंड के अंदर कहता है कि द टोटल वे ऑफ लाइफ ऑफ ए पीपल, यानी लोगों के जीवन जीने का एक तरीका है कल्चर। एन एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम बिहेवियर, जो आप बिहेव कर रहे हैं उसका एक तरह से सारांश है। लर्नेड बिहेवियर, जो आपने सीखा है वो है वो बिहेव है, लर्नेड बिहेवियर सीखा हुआ व्यवहार है। ए स्टोर हाउस ऑफ पूल्ड लर्निंग, जो आपने चीजें सीखी है उसका एक तरह से भंडार है। द सोशल लीगेसी द इंडिविजुअल्स एक्वायर फ्रॉम हिज ग्रुप, एक तरह से लीगेसी है, हमारी एक सामाजिक धरोहर है कल्चर। ए सेट ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड ओरिएंटेशन टू रिकरेंट प्रॉब्लम्स, जो बार बार जो घटनाएं घटती रहती हैं उनको एक तरह से एक ग्रुप बना करके एक सेट है उसका एक मैकेनिज्म फॉर द नॉर्मेटिव रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर। तो कहने का मतलब यहां पर उसने कल्चर को अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब किया है बुक ने। तो कल्चर जो है यहां पर एक बताते हैं कि द मल्टीपल डेफिनेशन ऑफ कल्चर इन एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी लेड अल्फ्रेड क्रॉबर एंड क्लाइड क्लूखॉन कॉम्प्रेहेंसिव सर्वे एंटाइटल्ड कल्चर। तो ये मल्टीपल डेफिनेशन थी कल्चर की, उसमें जो एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज थी जिनको कि अल्फ्रेड क्रॉबर और क्लाइड क्लूखॉन ने अपने व्यूज दिए थे, तो उसके ऊपर उन्होंने एक अपना कल्चर के ऊपर एक टाइटल बेस के ऊपर बुक पब्लिश करी थी, एक क्रिटिकल रिव्यू ऑफ कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन। 1952 के अंदर उन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश करी थी। तो उसके अंदर उन्होंने बेटा बताया जो फर्स्ट टू फ्रेज, अब मैं वापस उसको स्लाइड को बैक कर रहा हूं। फर्स्ट टू फ्रेज रेफर्स टू मेंटल वे बट द सेकंड टू द टोटल वे ऑफ लाइफ, यानी फर्स्ट टू फ्रेज यानी फर्स्ट वन ए एंड बी, ये किसको बताते हैं? मेंटल वेज को शो कर रहे थे। और सेकंड बताते हैं यानी जीवन जीने का तरीका क्या है उसके बारे में बताता है कल्चर। जबकि यहां पर ही कहता है कि बट द सेकंड टू द टोटल वे, और डेफिनेशन डी ई एंड एफ लेज स्ट्रेस ऑन कल्चर एज व्हाट इज शेयर्ड एंड पास्ड ऑन अमंग ए ग्रुप एंड डाउन द जनरेशन। जबकि डी ई एफ यानी ये वो चीजें हैं जो कि कल्चर के उस पक्ष के ऊपर जोर देती है जो ग्रुप के अंदर, जनरेशन के अंदर लोग आपस में बांटते हैं और वो चीजें एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के ट्रांसफर होती हैं। तो यहां पर एक कहता है कि जो लास्ट टू फ्रेज आर द फर्स्ट टू रेफर टू कल्चर एज ए मीन्स ऑफ डायरेक्टिंग बिहेवियर। जो आखिरी की जो लास्ट टू डेफिनेशंस थी उनमें पहली बार कल्चर को एक किस रूप में बताया गया कि भाई ये बिहेव को, व्यवहार को निर्देशित करते हैं, यानी उसके व्यवहार को निर्देशित करने के साधन के रूप में इसको बताया गया था। अब आता है हमारा डायमेंशन ऑफ कल्चर। तो डायमेंशन ऑफ कल्चर, तो यहां पर बताया बेटा कि देयर आर 3 डायमेंशंस दिए। पहला दिया कॉग्निटिव। अब कॉग्निटिव के अंदर एक बताते हैं कि दिस रेफर्स टू हाउ वी लर्न टू प्रोसेस व्हाट वी हियर और सी सो एज टू गिव इट मीनिंग। यानी इसके रेफर्स के अंदर क्या बताता है, ये जो डेफिनेशन हमें क्या बताती हैं कि हमारे थ्रू जो चीजें देखी जाती हैं या सुनी जाती हैं उसके बेस के ऊपर जो हम नॉलेज गेन करते हैं और उसके बेस के ऊपर हम उसका पर्टिकुलर मीनिंग निकालते हैं। तो इसलिए एग्जांपल दिया है कि भाई आइडेंटिफाइंग द रिंग ऑफ ए सेल फोन एज आवर्स, जैसे कि हमारे फोन की रिंग बेल बजती है, हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि यार ये फोन हमारा है, हमारे फोन की घंटी बज रही है। आपका उसका एक अलग कोई टोन आवाज निकालते हैं तो अपन आइडेंटिफाई कर लेते हैं उसका आवाज देने से पहले कि भाई दूध वाला आ गया, दूध लेना है। तो सेम चीज जस्ट लाइक रिकॉग्नाइज द कार्टून ऑफ ए पॉलिटिशियन,
पॉलिटिशियन के कार्टून को देख के हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर लीडर का कार्टून है। सेकंड आता है हमारा नॉर्मेटिव। दिस रेफर्स टू रूल्स ऑफ कंडक्ट, यानी ये एक तरह से कंडक्ट के बेस के ऊपर बेस्ड है। इसलिए एग्जांपल जो हम बात करें, नॉट ओपनिंग अदर्स पीपल्स लेटर, एक ही कंडक्ट में आता है कि भाई किसी के पर्सनल लेटर को आप ओपन ना करें। जो आपके रिचुअल्स एट डेथ के ऊपर जो अलग अलग तरह के एक्टिविटीज होती है उनको कंप्लीट करें। थर्ड है हमारा मटेरियल थिंग्स। अब इसके अंदर जो चीजें इंक्लूड होती है, दिस इंक्लूड्स एनी एक्टिविटी मेड पॉसिबल बाय मींस ऑफ मटेरियल, यानी मटेरियल थिंग्स के बेस के ऊपर। अब मटेरियल थिंग्स के अंदर आपकी टेक्नोलॉजी के बेस भी हो सकता है, उसके ऊपर जो नई नई चीजें जो डेवलप होती हैं वो चीजें इंक्लूड होती हैं। जस्ट लाइक आपके जैसे इंटरनेट के ऊपर आप चैटिंग कर रहे हैं, आप जमीन के ऊपर कोई रंगोली वगैरह बना रहे हैं, वो सारी चीजें आपके इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। तो इट मे हैव ऑकर्ड टू यू दैट our understanding of material culture, especially art, is incomplete without knowledge acquired from the cognitive and normative areas. तो कई बार हमें ऐसा लग भी सकता है कि जो मटेरियल कल्चर है, स्पेशली आर्ट के बारे में, उसके बारे में जो हमारी अंडरस्टैंडिंग वो कॉग्निटिव है और नॉर्मेटिव। जब तक हम उस आर्ट के बारे में कॉग्निटिव और नॉर्मेटिव एरियाज के अंदर हम पूरी इंफॉर्मेशन गेन नहीं कर लेते, तब तक हमारी जानकारी उसके बारे में एक तरह से इनकम्प्लीट रहती है। तो इट इज ट्रू दैट आवर डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल प्रोसेस वुड ड्रॉ अपॉन ऑल दीज एरियाज। तो यहां पर एक क्लियर है ये चीज कि भाई ये बात बिल्कुल सही है कि जो सोशल प्रोसेस है उसके बारे में जो हमारी डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग है, विकासशील समझ है, वो इस सारे एरियाज की हमारे जब तक हम नॉलेज गेन नहीं करेंगे तब तक वो चीज पूरी कंप्लीट नहीं हो सकती। अब आता है हमारा कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर। कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर, अब यहां पर ये कह रहे हैं कि कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर के अंदर जो कॉग्निशन ऑफ रेफर्स टू द अंडरस्टैंडिंग हाउ वी मेक सेंस ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन कमिंग टू अस फ्रॉम आवर एनवायरमेंट। यानी इसके अंदर बता रहा है कि इसका रिलेशन किससे है कि हमारे जो एनवायरमेंट के अंदर जो भी चीजें हमको मिल रही हैं, उस एनवायरमेंट के बेस के ऊपर जो भी हमें मतलब है जो सूचना है गेन हम कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हैं, उसका हम यूज कैसे करते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। अब इन लिटरेट सोसाइटीज आइडियाज आर ट्रांसक्राइब्ड इन बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स। अब जो पढ़ा लिखा समाज है उसके अंदर तो है जो अपने अपने आइडियाज वगैरह को सब हम है जो बुक्स वगैरह के अंदर लिख करके बता देते हैं। लेकिन जो लोग नॉन लिटरेट हैं या इलिटरेट हैं, वहां पर जो लीजेंड्स हैं, लॉर्ड्स हैं, वो सारी चीजें किसके अंदर ऑरली ट्रांसमिट की जाती है एक सोसाइटी से दूसरे सोसाइटी के अंदर। देयर आर स्पेशलिस्ट practitioners of oral tradition who are trained to remember and narrate during ritual or festive occasion। तो ये oral tradition को याद रखने वाले जो लोग होते हैं, स्पेशल उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि वो इन सारे ट्रेडिशन को याद रखे और इन सारी चीजों को वो फेस्टिव प्रोसेशन वगैरह के ऊपर जोर जोर से बोल करके बताते हैं, अपनी मेमोरी के बेस के ऊपर बोलते हैं, ना कि कोई सी बुक्स वगैरह को देख करके वो बताते हैं। तो इन हिज इन्फ्लुएंशियल बुक ऑरलिटी एंड लिटरेसी, ये बुक का नेम है बेटा, जो वॉल्टर ऑंग एक बहुत बड़े सोशलिस्ट हुए थे, उन्होंने लिखी थी कि साइट्स एज ए स्टडी ऑफ 1971 के अंदर दैट स्टेट दैट
Only 78 of the approximately 3000 existing language possess a literature. यानी उन्होंने बताया कि करीब 3000 से ज्यादा लैंग्वेज एग्जिस्ट करती हैं और उन लैंग्वेज के अंदर से केवल 78 लैंग्वेज ही ऐसी है जिनका कि रिटर्न फॉर्म के अंदर लिटरेचर प्रोवाइड है। यानी जो रिमेनिंग लैंग्वेज है उनका जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, वो सारा ऑरल ही ट्रांसमिट हो रहा है। तो ऑन सजेस्ट दैट मटेरियल दैट इज नॉट रिटन डाउन हैज सर्टेन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी वो ये भी बताते हैं कि भाई जो मटेरियल लिखा नहीं गया उसकी भी अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। देयर इज ए लॉट ऑफ रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स टू मेक इट सिंपलर टू रिमेंबर। बार बार किसी एक चीज को रिपीट करके बताया जाता है जिससे कि वो चीज ज्यादा से ज्यादा सिंपल बन जाए, लोगों को याद हो जाए। तो द ऑडियंस ऑफ एन ओरल परफॉर्मेंस इज लाइकली टू बी मोर repetitive and involved than would be readers of a written text from an unfamiliar culture। तो यहां पर ये कहता है कि जो ऑडियंस है जो ऑफ एन ओरल परफॉर्मेंस इज लाइकली टू बी मोर रेस्पेक्टिव, यानी वो भी उस बेस के ऊपर उस चीज को रिलेटिव बना देते हैं। जो अनफेमिलियर कल्चर है आपका या कोई भी जो चीज है उस बेस के ऊपर उसको आगे बढ़ा देते हैं। तो यहां पे बड़े वो बताते हैं कि जो ऑडियंस ऑफ एन ओरल परफॉर्मेंस इज लाइकली टू बी मोर रिसेप्टिव एंड इन्वॉल्व्ड देन वुड बी रीडर्स ऑफ ए रिटन टेक्स्ट फ्रॉम एन अनफेमिलियर कल्चर। टेक्स्ट बिकम मोर एलोबरेट व्हेन दे आर रिटन। तो यहाँ पे जो चीज को हम सुन करके सीखते हैं वो एक तरह से ज्यादा इजी है रीडर के पढ़ने के कंपैरिजन में। जो अनफेमिलियर कल्चर है उसके बारे में अगर हमको नॉलेज गेन कर रहे हैं तो अगर वो नॉलेज रिटन फॉर्म के अंदर है तो उस रिटन फॉर्म को गेन करना डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू आप उस चीज को सुन करके समझ लेते हैं, इजी गोइंग। तो यहां पे कहता है कि टेक्स्ट बिकम मोर एलोबरेट व्हेन दे आर रिटन, क्योंकि जब आप किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं बोल करके वो चीज आराम से छोटे से उसके अंदर बताई जा सकती है, लेकिन जब इस चीज को रिटन फॉर्म में लिखा जाएगा तो उसको काफी ज्यादा एलोबरेट हो जाता है, तो उसको समझना भी डिफिकल्ट हो जाता है। तो इन सोसाइटी लाइक अवर हिस्टोरिकली लिटरेसी हैज बीन मेड अवेलेबल ओनली टू द मोर प्रिविलेज। अब यहां पे भी बात करें लिटरेसी रेट, हमारी हिस्टोरिकल जो हिस्ट्री बताती है इसके बारे में, वो केवल जो प्रिविलेज सोसाइटी के लोग थे वहां तक ही लिमिटेड थी, यानी कुछ लोग ही लिटरेट हुआ करते थे सोसाइटी के अंदर। तो सोशियोलॉजिकल स्टडीज आर ऑफन कंसर्न्ड विद द इन्वेस्टिगेटिंग हाउ लिटरेसी कैन बी मेड रिलेवेंट टू द लाइव्स ऑफ पीपल हुज फैमिली हैव नेवर गॉन टू स्कूल। तो सोशलिस्ट इस चीज की भी स्टडी किया, उन्होंने इस चीज से भी उनका सरोकार था, उन्होंने उस चीज के ऊपर भी इन्वेस्टिगेट किया कि लिटरेसी को कैसे रिलेवेंट बनाया जाए उन लोगों के बीच में जिनके लोगों के परिवार के लोग कभी स्कूल जाकर के उन्होंने देखा ही नहीं था, उन लोगों के अंदर भी लिटरेसी को कैसे एक रिलेवेंट बनाया जाए। तो द कंटेम्परेरी वर्ल्ड अलाउज अस टू रिले फार मोर ऑन रिटन ऑडियो एंड विजुअल रिकॉर्ड्स। जो आज की प्रेजेंट वर्ल्ड के अंदर हम बात करें तो किस बेस के ऊपर है, जो आपके रिटन फॉर्म है, ऑडियो है, विजुअल रिकॉर्ड्स है, उनके ऊपर बेस्ड है। Yet students of Indian classical music are still discouraged from writing down what they learn rather than carrying it in their memory। अब जो लोग क्लासिकल म्यूजिक वगैरह सीख रहे हैं वहां पर उन लोगों को रिटन फॉर्म की जगह के ऊपर किस चीज के ऊपर, लर्निंग के ऊपर उनको जोर दिया जाता है। तो सो स्टूडेंट्स ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट के अंदर हम नॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर से पढ़ेंगे। थैंक यू।